नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुजफ्फरपुर मैगजीन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं चंचल चौधरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। नवरात्रि में हम देवी माँ के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने मुजफ्फरपुर की 9 महिलाओं के बारे में जानने का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें आज हमारे साथ है प्रीति, जिन्होंने अपने लोक गायन के माध्यम से लोगों के दिल में जगह बनाई है और खुद एक गायिका होते हुए भी बच्चों को प्रशिक्षित करती हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके सफ़र के बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं प्रीति ठाकुर मुजफ्फरपुर मैग के जितने भी तमाम श्रोता हैं सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। और तमाम मुजफ्फरपुर मैग के इतने बड़े टीम हो गए हैं, आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। ऐसे ही नए दृष्टिकोण के साथ अपने समाज में बने रहिए और ऐसे ही हम लोग के साथ चलते रहिए। तो सबसे पहले शुरुआती से बात करते हैं, आपकी प्रारंभिक जीवन कैसे स्टार्ट हुई या आप इस फील्ड में कैसे आई? देखिए, मेरी प्रारंभिक जो शुरुआत थी वो तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा मेरे प्रथम गुरु नंदलाल मिश्रा जी का। मैं पहले जब स्कूल में पढ़ती थी, पहले जब बहुत पहले संगीत का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, बहुत ज़्यादा इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। तब मैं जब स्कूल में थी तो चूँकि ये सब नेचुरल होता है, जब आप एक अच्छे गायक बनने के योग्य होते हैं तो वो कुछ भगवान का आशीर्वाद होता है। तो उस तरीके से गुरुजी ने मुझे भापा कि ये लड़की गा सकती है, इसके अंदर आवाज़ है, इसके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो उस तरह से उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया। मैं स्कूल में थी, हज़ारों बच्चों के बीच उन्होंने मुझे बहुत प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी। हर सारे कार्यक्रम में उन्होंने मुझे एक ख़ास तौर से ट्रीट किया उन सारे बच्चों में से। तो वो जो सफ़र था, वो जो शुरुआत था, समझिए कि वहीं से मेरी शुरुआत हुई और मुझे वहीं पता लगा कि मैं गाने योग्य हूँ। उससे पहले भी मैं तमाम स्कूल में गाती थी। जब मैं उसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब गाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं गा सकती हूँ और गाने के क्षेत्र में ही मुझे कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे जो प्रथम गुरु हैं नंदलाल मिश्रा जी ने मुझे इस तरफ बढ़ावा दिया और उन्होंने मुझे बहुत सारे स्कूल के जितने भी कार्यक्रम रहे उसमें उन्होंने मुझे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में बहुत प्रोटेक्ट किया। तो वो मेरी प्रारंभिक शुरुआत थी और उस तरह से ही शुरुआत हुआ मेरा वो। तो जब आपने स्टार्टिंग करी तो किन किन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ा? इतना नाम कमाने में लोगों का पहचान मिला, तो इस तरह आपने अपना नाम बनाया, तो इसमें क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, परेशानियाँ तो आप नाम बनाते हैं फिर भी मिलता है, नहीं बनाएंगे फिर भी मिलता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हर परेशानियों से आपको लड़ना पड़ेगा। तब हुआ क्या कि जैसे गुरुजी ने मेरा सफ़र तब तक वही था। मुझे लगता था कि बस स्कूल में ही अच्छा गाना ही आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, इसके अलावा आप उससे ज़्यादा की दुनिया मैंने नहीं देखी थी। लेकिन फिर वो 2012 की बात है, मैं 9th क्लास में 9th स्टैंडर्ड में तब पढ़ती थी। तब गुरुजी ने मुझे एक जगह बुलाया, एक संस्था था स्वर्णिम कला केंद्र। वो मेरे जीवन का पहला संस्था था जहाँ मैंने एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था। फिर मैं वहाँ गई और मैं कुछ दिन सीखी और मुझे लगता है 15 से 20 दिनों के बाद ही हमारे संस्थान में एक अवसर आया यूथ फेस्टिवल करके। और वो स्वर्णिम कला केंद्र विशेषकर नृत्य के लिए जाना जाता है। वहाँ लोक नृत्य विशेषकर वहाँ उसी से प्रदर्शित है, उसी से उसकी पहचान है। लेकिन मैं वहाँ थी, मतलब बहुत गिने चुने थे जो बच्चे सिंगिंग करते थे, उसमें एक मैं भी थी। और वो 2012 में मुझे वो मौका मिला कि यूथ फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने उस दौरान जिला स्तरीय कंपटीशन भी निकाला। वो मेरा पहला था कि इतने बड़े मंच पे मैंने परफॉर्म किया था। फिर जिला स्तरीय के बाद मैंने बिहार स्तर का कंपटीशन निकाला, प्रतियोगिता में विजेता बनी। उसके बाद वो मेरे जीवन का पहला सफ़र था जब मैं अपने राज्य को, अपने बिहार को मैंने नेशनल लेवल पे प्रस्तुत किया था। तो वो मेरे जीवन का सबसे ख़ास स्टेज था जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ भी करना है तो सिंगिंग में ही करना है। तब मैंने मैट्रिक का भी एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो उस बीच में मेरी पढ़ाई भी बहुत गड़बड़ चलने लगी थी क्योंकि मेरा पूरा फोकस था म्यूज़िक पे। और घर में ऐसा मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि कोई म्यूज़िक से हो या फिर म्यूज़िक को कुछ समझते हो कि हाँ बेटा ऐसे करना है वैसे करना है, कोई ऐसा ख़ास गाइडलाइन हमें नहीं था। लेकिन जो भी मुझे करना था खुद से करना था और जो भी मेरे सामने नज़र आ रहा था, जो भी अवसर मुझे मिलते थे, बस उसमें मैं टूट पड़ती थी।
तो उन अवसर को मैंने अपने तरीके से, अपने स्तर से हमेशा उसमें अच्छा करने का कोशिश किया और वही मेरी कामयाबी का सीढ़ी बनते चला गया। आपको इस क्षेत्र में 2 नेशनल अवार्ड भी दिए गए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। वो कुछ इस तरीके का था कि जैसे मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन ऐसा मेरा भी मानना नहीं है कि जैसे ऐसा कुछ होता है कि नहीं ये चीज़ें फिक्स है, आपके जीवन में घटित होना है, वो वैसा मैं कुछ समझती नहीं थी। लेकिन वैसा वो होते चला गया कि 2012 में मैं ऑल ऑफ सडन यूथ फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मैंने पहले जिला स्तरीय पे प्रथम किया, फिर स्टेट लेवल पे, फिर मैंने अपने स्टेट को नेशनल में प्रस्तुत किया। उस समय मैंने बिहार के फोक को, होली को मैंने प्रस्तुत किया था। तो जब मैं बचपन में सुनती थी कि जैसे होली है या फिर छठ है या फिर झिझिया है, जो हमारे संस्कृति है, जो हमारे बिहार में जो उस समय के लोग या फिर अभी है कि हमारे संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, हमारी जो लोक संस्कृति है उसको लोग बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन उस वक्त कुछ वैसा नहीं मुझे लग रहा था। वैसा सोशल मीडिया में बहुत लोग एक्टिव नहीं थे, वैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लोग खास तवज्जो नहीं देते थे। तो उस कारण से मुझे यहाँ जैसी जो इन्वायरमेंट था, मुझे लगता था अरे यहाँ तो बहुत जो छोटे छोटे सिंगर्स होते हैं या छोटे छोटे गांव के लोग ऐसा गाते हैं, झिझिया गाते हैं, कजरी गाते हैं या फिर होली गाते हैं। अच्छे सिंगर इसको नहीं गाते, अच्छे सिंगर बस फिल्मी गाना गाते हैं, मुझे ये लगता था। लेकिन वो नेशनल लेवल पे जाके मुझे इस चीज़ का अनुभव हुआ कि जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को अगर हम लेके चलते हैं तो वो मुझे बहुत आगे बढ़ाएगा। और इस दौरान मुझे बहुत सारा सम्मान भी मिला और वो नेशनल तक का जो सफ़र था, उस सफ़र के बीच मुझे बहुत सारे मंच मिले। अपने पूरे बिहार में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, जो जिला स्तरीय था, कुछ राज्य स्तरीय था। तो इस तरह से सफ़र चलता रहा और सफ़र चल रहा है, अभी बहुत आगे जाना है, इस तरह से चल रहा है। तो आप एक संस्था भी चलाती है सहज सारदा करके, तो सहज साधना केंद्र। हाँ, तो उसका क्या उद्देश्य है, उसके चलाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, सहज साधना केंद्र में मैं एक संचालिका के तौर पे काम करती हूँ और ये संस्थान मैंने शुरू किया है लॉकडाउन में, जब लोग घर में सिमट रहे थे, जब लोग डर से किसी से मिलना नहीं चाहते थे, तब लोगों के जॉब छूट रहे थे, लोग अपने आप में सेपरेट होना चाह रहे थे। तब मेरे ध्यान में आया कि ऐसे में संगीत ही एक माध्यम है जो आप एक दूसरे से जोड़े रख सकते हैं। तो उस करीब परिस्थिति में मैंने अपना सहज साधना केंद्र शुरू किया और वो 2 साल का ही सफ़र रहा। अभी तक बहुत ज़्यादा दिन मुझे नहीं हुआ है सहज साधना केंद्र को चलाए हुए, लेकिन आज माता सरस्वती की कृपा से, आप सबों के आशीर्वाद से आज एक शहर में, हमारे शहर में सहज साधना केंद्र एक खास स्थान रखता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सहज साधना केंद्र को या फिर ये एक संगीत संस्थान है, मैंने इसको कभी भी बिजनेस का स्रोत नहीं समझा। मैंने इसे हमेशा एक संगीत के तरह, संगीत के मंदिर के तरह खुद को समर्पित किया है और इस तरह से ये मेरा कारवां चल रहा है, इस तरह से मेरा संस्थान चल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज में जो बच्चे हैं जिनके अंदर कला है, वो किसी भी अपनी कमियों के कारण चूक ना जाए। अगर वो फाइनेंशियल बहुत वीक है या फिर उनको कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है, तो किसी भी कारणों से उनकी जो प्रतिभा है वो अंदर छुपी ना रहे। तो इसलिए मैं उन सारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस डालती हूँ जो बहुत तरीके से परिपूर्ण नहीं है, निपुण नहीं है, जिनमें थोड़ी सी भी किसी भी माध्यम से कमी है, अगर असंतुष्टि है, तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे आगे आए। मैं उनको हमेशा हेल्प करती हूँ और ऐसे कितने बच्चे हमारे संस्थान में संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आगे क्या करना है इस क्षेत्र में, आगे का विज़न क्या है आपका? इस क्षेत्र में देखिए, मेरा ये मानना है कि हर दिन आपका नज़रिया बदलता है, हर दिन आपके सपने बदलते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप बचपन में एक सपना देखते हैं तो वो सपना को लेकर आप ज़िंदगी भर चलते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में ऐसा कभी कुछ नहीं रहा है। कि मुझे लगता है कि मैं 5 साल पहले जो सोचती हूँ, वो मैं सोचती थी, वो मैं आज नहीं सोचती हूँ। मुझे 5 साल पहले लगता था कि रॉक स्टार की तरह गाना स्टेज पे, वही आपकी सफलता है, वही आपकी सफलता है जब आप स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं या फिर आप किसी फिल्म में अपने गाने को गा रहे हैं, तो डेट इज़ योर सक्सेस। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि 5 सालों के बाद मुझे ये ना लगे। तो ये साल ईयर बाय ईयर, डे बाय डे ये चेंज होते रहता है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जो संस्थान है सहज साधना केंद्र, वो जितने भी संगीत के क्षेत्र में ज़रूरतमंद है,
जिनकी प्रतिभा हमारे शहर के सामने आना चाहिए, हमारे देश के सामने आना चाहिए, वो मेरा भी मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हैं उनको मुझे आगे लाना है अपने सह साधना केंद्र के माध्यम से। तो अभी आप किस किस क्षेत्र से संबंधित गानों को गाती हैं, ऐसा कुछ? देखिए मैं तो वैसे कहना उचित नहीं होगा कि मैं किसी एक ही विधा में गा रही हूँ या फिर किसी एक ही विधा में गाने योग्य हूँ या फिर किसी एक ही विधा में गाने की चाहत रखती हूँ। एक्चुअली मेरी जब शुरुआत हुई थी संगीत की, तब से मैंने जो मैंने आपको बताया कि मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने जब पहला शुरू किया था, उससे भी पहले मैंने स्कूल में, चूँकि मैं गाते रही, तो स्कूल में मैंने फ़िल्मी गाने बहुत सीखे। तो उस दौरान एक हमारे गुरुजी थे, उनसे मैं कुछ दिन सीखी थी, तो वहाँ भी फ़िल्मी गाने का ही दौर था। तब मुझे लगता था कि फ़िल्मी गाने ही गाना संगीत है, फ़िल्मी गाने को सीख लेना, फ़िल्मी गाने को गा लेना ही संगीत है। तब मुझे ये लगता था, तो मैं उस वक्त फ़िल्मी गाने गाती थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने जब जॉइन किया, तो फिर मैंने शास्त्रीय संगीत मैंने सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद मुझे लोक संगीत सीखने को मिला। फिर इस तरह से मेरा ये चलता रहा। कभी मैं गज़ल सीखने की ओर ध्यान देती हूँ, कभी भजन सीखती हूँ। तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक विधा में ही मुझे गाना है या फिर किसी एक विधा में ही मेरी स्पेशलिस्ट है, मैं गाना चाहती हूँ। मैं हर विधा में गाना चाहती हूँ और हर विधा में मैंने गाया है, हर विधा में मैं गाती ही रहती हूँ। लेकिन मेरे समझ से और दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे एक लोक गायिका के तौर पे ही स्वीकार किया है। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं आगे सब कुछ गाऊँ, लेकिन अपनी एक विशेषता लोक गायिका के तौर पे ही रखूँ। तो अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, तो इस खास दिन पे कुछ हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए कुछ अच्छा सा एक सॉन्ग। ज़रूर। एक्चुअली अभी तो मैं फास्टिंग में हूँ और 9 दिनों का मेरा व्रत चल रहा है, लेकिन फिर भी आप तमाम मुज़फ़्फ़रपुर मैग के दर्शकों के लिए मैं कुछ 2 लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने कहा है कि लोक गायिका के तौर पे मैं अपनी विशेषता रखूँ, तो इसीलिए जो हमारे जो घर के पारंपरिक गीत है, जो हमारी दादी, चाची, नानी ये सब गाते रहती हैं, उसी में से कुछ 2 लाइनें आप सबों के लिए। माता के छोटी मंदिरिया निहुरी गुर लागब को ना काहे। माता के छोटी मंदिरिया निहुरी गुर लागब को ना काहे। लागब को ना का हे लागब को ना का, लागब को ना का हे लागब को ना का। माता के छोटी मंदिरिया निहुरी गुर लागब को ना काहे। माता के छोटी मंदिरिया निहुरी गुर लागब को ना काहे। तो हमारे मुजफ्फरपुर मैग के दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल देना चाहूँगी। मुझे याद है कि जब आपका मुज़फ़्फ़रपुर मैग बहुत शुरुआती दौर में जब स्थापित हुआ था, मुझे लगता है कि 3-4 हज़ार फॉलोअर्स थे मुज़फ़्फ़रपुर मैग के, तब मैं आपके पेज पे लाइव आई थी और मुझे आपके पूरे दर्शकों का काफ़ी प्यार मिला था। वो मेरे लिए वाकई बहुत यादगार पल है अभी भी। और काफ़ी लंबे वक्त के बाद आज फिर आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुज़फ़्फ़रपुर मैग के जो एडमिन है सोनू भैया, वैसे तो वो बड़े भाई की तरीके से उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुज़फ़्फ़रपुर मैग के तमाम दर्शकों के बीच मुझे रखा, बीच रूबरू होने का एक ख़ास मौका दिया। और मुज़फ़्फ़रपुर मैग की जो इतने लंबे चौड़े टीम होते जा रहे हैं, ये वाकई मुझे देखकर, ये अनुभव करके बहुत खुशी हो रही है कि मैंने बहुत सारे आपके जैसे बहुत सारे एंकर्स ऐसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी विशेष है कि आप लोग ऐसे जहां आपकी सोच जाती है वहां तक आप मुज़फ़्फ़रपुर मैग को पहुंचाएं और हमारे शहर को ऐसे ही तमाम ताज़ा खबरों के साथ जोड़े रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज के लिए हमारे नवरात्रि कार्यक्रम स्पेशल में इतना ही। बने रहे मुज़फ़्फ़रपुर मैग के साथ। धन्यवाद।